जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू कर दी है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करने की रिगार्डिंग। इस सीरीज का पहला लेक्चर डल चुका है। स्वागत है आप सभी का इस दूसरे लेक्चर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने जो सीरीज शुरू किया है उसमें उसमें क्या कर रखा है कि सेग्रीगेट कर दिया है अलग अलग टॉपिक्स के रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस को। ऐसा होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो या फिर जब आप टेस्ट पेपर देते हो तो ज्यादातर टेस्ट पेपर आप कैसा देते हो, ज्यादातर टेस्ट पेपर आप देते हो सेक्शन वाइज टेस्ट देते हैं। सेक्शन वाइज टेस्ट देने के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो दिमाग होता है, आपका जो माइंड होता है, वो माइंड की साइकोलॉजी ये है कि वो एक ही चीज के प्रति उसके जो इंक्लाइनेशन होता है वो एक ही चीज के प्रति हमेशा इंक्लाइंड होते चला जाता है टाइम के साथ। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप साइंस एंड टेक का अगर आप टेस्ट दे रहे हो तो आपका जो दिमाग है, आपके दिमाग का जो मैकेनिज्म है वो साइंस एंड टेक के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा। जैसे ही आपने मान लेते हैं कि आजकल क्या होता है कि 100 क्वेश्चन होता है प्रीलिम्स में, और टेस्ट सीरीज वाले जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब लोगों ने ऐसे डिजाइन कर रखा है अपनी टेस्ट सीरीज को कि एक सेक्शनल टेस्ट में वो क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन देते हैं। अब 100 क्वेश्चन देते हैं, 100 क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि जैसे आप 1 to 10 क्वेश्चन करते हैं, आपका दिमाग साइंस एंड टेक के तरफ ही इंक्लाइन हो जाता है। मतलब ये कि आपका दिमाग का जो मैकेनिज्म वो क्या हो जाता है, साइंस एंड टेक के बारे में ही सोचना शुरू कर देता है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि ऐसे सिचुएशन में अब आप पूरी तरीके से साइंस एंड टेक की तरफ इंक्लाइन हो चुके हो और उसके बाद आप उसी के तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। बट रियल एग्जामिनेशन में क्या होता है कि रियल एग्जामिनेशन में अगर आपके पास 100 क्वेश्चन का सेट है तो उसमें क्या करता है यूपीएससी बेसिकली कि वो 1 से 5 तक, मान लो जैसे कि आपको पता है इस तरह का 2 शीट ऑफ पेपर होता है सामने में, तो इस तरफ इंग्लिश में होता है, वैसे कि इस तरफ हिंदी में होता है। तो करता क्या है कि 1 से 5 तक, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 तक वो पूछता है पॉलिटी का क्वेश्चन। जैसे आपका दिमाग का मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके माइंड का मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है, जैसे आपका माइंड का मैकेनिज्म पॉलिटी के अकॉर्डिंग सेट हो जाता है और तुरंत कौन सा क्वेश्चन डाल देता है, इन्वायरमेंट का। और ऐसा भी नहीं कि इन्वायरमेंट का लगातार सारे क्वेश्चंस देगा, इन्वायरमेंट का ज्यादा से ज्यादा कितना क्वेश्चन देगा, 10 क्वेश्चन। जैसे आप 10 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो और आपका दिमाग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोचना शुरू कर देता है, वो क्या करता है, फेज ऑफ हिस्ट्री पे आ जाता है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के 1 से लेकर 25 क्वेश्चन यूपीएससी इस तरीके से डिजाइन करती है कि वो क्या करती है कि सारे सब्जेक्ट जितने भी टफ क्वेश्चन होते हैं वो सारे यहीं पे प्लेस कर देता है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आप पहले ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही डाउन हो जाता है और आप आगे अटेम्प्ट करने से पहले ही वहां पे आपने हार मानना शुरू कर देते हैं। तो इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए हम लोग लेकर आए हैं आपके साथ कि अभी स्टार्टिंग में हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस को डील करेंगे, आगे चल के क्वेश्चंस के नंबर्स को बढ़ाया जाएगा। और जब हम 2 क्वेश्चन को डील करेंगे तो 2 अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। मतलब ये कि अगर एक क्वेश्चन हिस्ट्री से होगा तो दूसरा क्वेश्चन पॉलिटी से होगा, उसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन जियोग्राफी से हुआ तो दूसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से होगा। इज इट फाइन? अब क्या करते हैं, हम इन 2 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और ये देखेंगे कि ये किस सोर्स से मोटिवेटेड है, मतलब ये किस सोर्स से क्वेश्चन को पूछा गया है। इसी के साथ साथ हम ये क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एन एग्जांपल, जो आप एनवायरनमेंट के लिए जो सबसे फेमस आप नोट्स अभी पढ़ते हैं किसी खास कोचिंग इंस्टीट्यूट का, उसमें क्या होता है कि उसमें करीब कुल मिलाकर 600 to 700 के आसपास पेजेस हैं। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है कि 600 to 700 क्वेश्चन को, पेपर्स को आप मेमोराइज करें, उसको मगअप करें और उसको एग्जाम में जाके रिप्रोड्यूस भी कर दे। ये पॉसिबल ही नहीं। सिर्फ इन्वायरमेंट ही नहीं है आपके पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मेन सब्जेक्ट्स ही 5-6 हैं। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इतने पेजेस आप पढ़ेंगे, इतने पेजेस को आप मेमोराइज करेंगे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाए बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम में।
तो ऐसे सिचुएशन को टैकल करने के लिए, ऐसे सिचुएशन को डील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसे स्ट्रेटजी को अपनाते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के सहारे हमें समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जामिनर का साइकी क्या है, एग्जामिनर किस तरीके से सोचता है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले थीम को आइडेंटिफाई करेंगे, किस किस थीम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस थीम्स के पूछे गए क्वेश्चन को हम बहुत डीप में जाकर उसको एनालाइज करेंगे और अपने पेरिफेरियल नॉलेज को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले जितने भी क्वेश्चंस लगभग 6-7 साल से पूछे जा रहे हैं और लगभग पेरिफेरियल डोमेन से ही क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी। अब होता क्या है कि इन दिस सर्कमस्टेंसेस आपको एक चीज समझ लेनी बहुत जरूरी है कि अगर आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, मतलब कि जो पेपर सेट कर रहा है उस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझे, तो मैं आपको बताऊं कि अगर मान लो कि आपको बोला जाए कि आपको क्वेश्चन सेट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपने आप को उस पर्सन की जगह रखकर इमेजिन कीजिए कि आपको अगर बोला जाए कि आपको यूपीएससी का किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर सेट करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप बोलेंगे भाई सिलेबस लाओ। आप सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने माइंड को ट्रेन करेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने माइंड को आप लिमिट करेंगे। क्योंकि जो यूपीएससी का पेपर सेट कर रहा है वो तो काफी नॉलेजेबल पर्सन है और काफी एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी है, तो क्या करेगा अपने आप को कि सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को स्टिक करेगा कि नहीं भाई इस लिमिटेशन से हमें आगे नहीं जाना है। मतलब ये कि अगर प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो हम प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब ये PYQ। अब इस पर्सन को इतना नॉलेज नहीं है, अब ये पर्सन स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, RS शर्मा इस तरह के बुक्स को नहीं पढ़ रहा है, तो उसके पास इतना भी नॉलेज नहीं है कि यूपीएससी किस तरीके से काम करता है। उसको हिस्ट्री का पूरा नॉलेज है लेकिन वो ये नहीं पता है कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले क्या करेगा, PYQ देखेगा। जैसे वो PYQ देखता है उसे एक बात समझ में आ जाती है कि आखिर ये मुगल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर मुगल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछते हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके भी एडमिनिस्ट्रेशन से पूछते हैं, ना कि उस वहां के किंग के बारे में पूछ रहे हैं, ना ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ना कि उसके पॉलिटिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एक आध दो एक्सेप्शन को छोड़ दें तो उसके दिमाग में ये चीज सेट कर गई है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यूपीएससी ने 2021 में क्वेश्चन पूछा कि चंगेज खान को लेकर, और 2023 में फिर से वो क्वेश्चन पूछ देता है चंगेज खान को लेकर। तो होता क्या है कि मतलब कि एग्जामिनर ने देखा होगा PYQs और उसके अकॉर्डिंग उसने एनालाइज किया कि नहीं भाई चंगेज खान इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार उसने पूछा है, तो उसके दिमाग में ये बात रह जाती है। जब वो सेट कर रहा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको ये समझना है कि आखिर एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहा है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, और आखिर वो किस एक्सटेंट तक जाके क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, पूछे गए क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करें और उसको अच्छे से पढ़ें और अपने पेरिफेरल नॉलेज को इंक्रीज करें, और इसी के साथ साथ जो उसके एक्सप्लेनेशन है उसको भी हम ढंग से पढ़ें, और दिए गए डोमेन को, दिए गए थीम्स को हम जाके अपने स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी एज वेल एज जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो सारे के सारे बुक्स में जाके उस टॉपिक को और डिटेल्स में जाके स्टडी करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, और आज का जो सेशन होगा हमारा वो होगा यूपीएससी के पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से। तो चलिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है इस प्रकार। पहला क्वेश्चन में जो यूपीएससी पूछती है, आई थिंक ये क्वेश्चन है 2020 का, और यूपीएससी ने पूछा है कि इन इंडिया द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट। मतलब ये कि आपको लग रहा होगा कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब ये कि इतने सारे वर्ड्स को, रैंडम वर्ड्स को यूपीएससी पूछ रही है, और हम कैसे याद रख सकते हैं इतने सारे टर्म्स को कि कैसे कौन सा टर्म, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पता नहीं क्या है। ऑप्शन भी देखने में लग रहा है कि सब सारे ऑप्शन सिमिलर हैं, लेकिन जब आप ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऑप्शन सिमिलर नहीं है। वो कैसे है हम समझते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन जो है वो बोलता है डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर।
सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट, फूड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। थर्ड ऑप्शन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, टेलीकम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ये कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ऑप्शन दिए गए हैं हम लोगों को। मतलब ये कि यहाँ एलिमिनेशन काम नहीं कर रहा है ऐसा देखने में लगता है। मतलब ये कि जैसे कि सार्कास्टिकली बोला जा रहा है आजकल कि यूपीएससी ने एलिमिनेशन को ही एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ये 100% सही नहीं है। कैसे सही नहीं है? क्योंकि जब पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये टर्म्स यूज हो रहे थे 2020 के टाइम पे, और आप याद कीजिए वो टाइम किसका था? वो टाइम था कोविड का। कोविड के दौर में ये एग्जामिनेशन हो रही थी, और आपको पता होगा कि पहली बार यूपीएससी ने अपने एग्जाम, पहली बार नहीं, दूसरी या तीसरी बार अपने एग्जामिनेशन को पोस्टपोन किया था। मतलब है कि एग्जामिनेशन अराउंड अगस्त के आसपास कभी हो रहा था, अगस्त के किसी डेट पे एग्जामिनेशन हो रही थी। तो उस समय डिजिटल वर्ल्ड काफी ज्यादा चर्चा में था। मतलब ये डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल शॉपिंग, डिजिटल बैंकिंग, सब कुछ डिजिटल ही हो रहा था। तो यूपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका ये है कि जो बहुत ज्यादा चर्चा में है उसी को टिक मार दो, और इसका आंसर भी डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। तो आइए समझते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। जैसा कि मैंने आपको बोला इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, और इसके एक्सप्लेनेशन को हम समझते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ टेक्नोलॉजी फॉर ऑथेंटिकेटिंग यूजर्स एंड डिवाइस इन द डिजिटल वर्ल्ड। मतलब है कि डिजिटल वर्ल्ड में जो ऑथेंटिकेशन होता है उसके लिए पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। अंडर दिस सिस्टम वन और मोर ट्रस्टेड पार्टी डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स सर्टिफाइंग दैट अ particular cryptographic key belongs to a particular user or device. The key can then be used as an identifier for the user in the digital networks. मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है थीम। मतलब ये कि पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई क्यों पढ़े, या फिर अभी के टाइम पे जो भी टर्म्स बहुत ज्यादा चर्चा में है उस टर्म्स के लिए आप एक अलग से डायरी बना ले। और अगर न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ रहे हो, या तो आप दो काम कर रहे होगे, या फिर तीन तरह के स्टूडेंट हैं जो कि अभी के टाइम पे तैयारी को अपने तरीके से करते हैं। वो तीन तरह के कौन कौन से स्टूडेंट हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं इसे इरेज करूँ। पहले मैं स्टूडेंट की कैटेगरी को आपको एक्सप्लेन करूँ कि स्टूडेंट का कैटेगरी कौन सा होता है। पहला स्टूडेंट का कैटेगरी होता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। अब ये तीनों कैटेगरी में कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं जो कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। एक और कैटेगरी है 4 कैटेगरी, मैं इसको येलो कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। हाँ, तो जो पहला कैटेगरी का स्टूडेंट होता है वो क्या करता है कि करंट अफेयर्स को फॉलो करने के लिए वो पढ़ता है न्यूज़पेपर। जो दूसरे कैटेगरी का स्टूडेंट होता है वो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए वो फॉलो करता है करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स। मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन। और जो तीसरे कैटेगरी का स्टूडेंट होता है वो फॉलो करता है, वो साल भर करंट अफेयर्स को छोड़ देता है, वो नहीं पढ़ता। वो क्या करता है कि वो टीटी 365 को लेता है और लास्ट शायद मार्च के महीने तक आ जाती है, और उसके बाद इसको पढ़ता है, और उसके बाद उसे लगता है कि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। ये चौथा कैटेगरी होता है, ये बहुत ही अजीब कैटेगरी है स्टूडेंट्स का। वो क्या करते हैं, वो दिन भर यूट्यूब पे बैठे रहते हैं। यूट्यूब पे जो करंट अफेयर्स के नाम पे गंद मचा रखा है यूट्यूबर्स ने, वो दिन भर उलूल जुलूल की चीजें देखते रहते हैं यूट्यूब पे, और उसे लगता है कि यहीं से डायरेक्ट उसको यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगी, और 100 में से 100 क्वेश्चन वो करंट अफेयर्स से ही पूछेगी, जेम्स बॉन्ड टाइप का करंट अफेयर्स, एकता टाइगर काइंड ऑफ। तो ऐसा होता नहीं है। बेसिकली ये जो तीन तरीके हैं ये कुछ हद तक सही है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में सही है। अगर आप न्यूज पेपर्स को पढ़ रहे हैं तो आप पहले नंबर के स्टूडेंट हो गए, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, घटता हुआ क्रम। अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 8365 को भी पढ़ रहे हैं तो लगभग 80% आपका करंट अफेयर्स फॉलो मतलब कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो आप चौथे कैटेगरी में है, ये तो बहुत ही डेंजरस कैटेगरी है। इसमें आपका मेंस प्री तो छोड़ो, आप करंट अफेयर्स में भी फुल मार्क्स नहीं ला पाओगे। जो बाकी के स्टैटिक्स पेपर्स हैं उसे तो आप छोड़ ही दें।
तो ये तरीका है फॉलो करने का, और आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे प्रीलिम्स के एग्जाम में। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हम लोगों ने पिक किया है साइंस एंड टेक से, एंड साइंस एंड टेक से बेसिकली हमने इसे पिक किया है साइंस एंड टेक का जो सब सेक्शन है बायोलॉजी, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है 10 क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, 10 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी ईयर लगभग पूछ ही लेती है यूपीएससी। अब ऐसे सिचुएशन में बायोलॉजी से, और सेल तो उसका सबसे फेवरेट टॉपिक है, बायोलॉजी से 2 या फिर 3 क्वेश्चन पूछती है। तो इसमें बायोलॉजी से जो बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, और बहुत ही मतलब क्या मैं बोलूं इसे, बहुत ही साधारण तौर पे पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 8th क्लास के एनसीईआरटी में आपको इसका आंसर सीधे तौर पे देखने को मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Which of the following statements are correct regarding the general difference between plant cell and animal cell? मतलब है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस को कि कौन कौन से स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही होने के चांसेस हैं। प्लांट सेल्स हैव सेलुलोज सेल वॉल्स व्हाइल एनिमल सेल्स डू नॉट। मतलब ये इसमें ये बोलना चाह रहा है कि प्लांट सेल के पास क्या होता है, सेल वॉल होता है, और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है। मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट 8th क्लास के एनसीईआरटी से पूछा गया जो चैप्टर है सेल। सेकंड स्टेटमेंट, प्लांट सेल्स डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स अनलाइक एनिमल सेल्स व्हिच डू। मतलब ये कि प्लांट सेल के पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एनिमल सेल के पास नहीं होता है। मैच्योर सेल हैज वन लार्ज वेहिकल्स व्हाइल एनिमल सेल हैज मेनी स्मॉल वेहिकल्स। मतलब ये कि प्लांट सेल के पास जो मैच्योर प्लांट सेल हो जाता है, जो प्लांट सेल थोड़ा डेवलप हो जाता है, उसके पास व्हीकल्स एक ही होता है जो कि बहुत साइज में बड़ा होता है, और एनिमल सेल के पास बहुत सारे मल्टीपल्स छोटे छोटे व्हीकल्स होते हैं। इसमें आपके ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। अब हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। मतलब ये ऑप्शन सी कहने का मतलब है कि 1 and 3, मतलब है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है, जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। तो आइए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिसाइड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वेहिकल्स व्हिच आर एब्सेंट इन द एनिमल सेल। मतलब कि प्लांट सेल में ये सारी चीजें होती है और एनिमल सेल में ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल होती है। इसी के आधार पे हम लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिवाइड कर रखा है। अभी भी अगर आप एनसीईआरटी क्लास 8 के एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने कहां से पूछा है। तो ज्यादा हाईफाई और बहुत ही सजेस्टेड बुक की तरफ ना जाए, एडवांस लेवल की बुक को ना पढ़ें, बल्कि आप अपने बेस को भी स्ट्रॉन्ग करें, एनसीईआरटी को पढ़ें। मैं बोलूंगा कि साइंस एंड टेक के लिए तो अगर आपको बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ना है तो आप 100% एनसीईआरटी पे रिलाई करें, और इसी के साथ साथ थोड़े बहुत करंट अफेयर्स को भी देखते रहें। और कभी कभी यूपीएससी क्या करती है कि करंट अफेयर्स के साथ एसोसिएट करके स्टैटिक क्वेश्चन को भी पूछ लेती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा जो 2 क्वेश्चन के सीरीज चला रहे हैं हम लोग, उस क्वेश्चन के सीरीज का एक लेक्चर। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।